A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए साइंस में फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आया हूं। तो चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ओम का नियम, विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधों एवं सेलों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एंड सेल्स। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 1 है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो आपका चैप्टर है, ये चैप्टर आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। और खासकर आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट भी आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी पार्ट्स और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिटेल में बताने वाला हूं। और इसके अलावा जो इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट के बीच में से क्वेश्चंस बनेंगे, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो अपने साथ में एक कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोगों को यहाँ पे थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो कि आपको नोट करने हैं, और ये सभी क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक क्या दिया है। तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहा होगा। तो यहां पे लिखा हुआ है विद्युत धारा का मापन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या हुआ है। यहां पे लिखा है कि विद्युत धारा की तीव्रता को जिस उपकरण से मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और यह क्वेश्चन आपसे कई तरीके से पूछा जा सकता है, अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो क्वेश्चन मैं बोलने जा रहा हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। आपसे सीधे सीधे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा की तीव्रता को किस उपकरण से मापा जाता है, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका अमीटर भी होगा ऑप्शन में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा अमीटर, ध्यान रखिएगा। और यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि विद्युत धारा के मापन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, या फिर विद्युत धारा के मापन के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तब भी आपका आंसर क्या होगा? अमीटर होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे, अमीटर भी आपका ऑप्शन में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मैंने आपको बता दिया है। तो यहां पे लिखा था विद्युत धारा की तीव्रता को जिस उपकरण से मापा जाता है उसे अमीटर कहते हैं। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि यह एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है। यह से मतलब किससे हो जाएगा? अमीटर से हो जाएगा। यानी इसका मतलब यह हो जाएगा कि अमीटर एक कम प्रतिरोध वाला धारा मापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है। तो आपको यहां पे यह ध्यान रखना है, जो अमीटर है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, इसका प्रतिरोध कम होता है। यह भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। यह भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन तो मैंने आपको पहले भी कई बार कराया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में, और टेस्ट में भी मैंने आपसे कई बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे? क्वेश्चन आपसे यह पूछ लिया जाएगा कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए, और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, जिसमें आपका ये 0 वाला भी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 0। और यही क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, मैंने आपको बता दिया। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे यहां पे क्या लिखा है? आगे यहां पे लिखा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा को मापने के लिए अमीटर को उस चालक के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब यहां से भी एक क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस आपको अपनी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे एक्सरसाइज में, क्योंकि थ्योरी पार्ट के बीच में से ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसी चालक में प्रवाहित धारा को
मापने के लिए अमीटर को उस चालक के किस क्रम में जोड़ते हैं? और आपको 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे जिसमें आपका श्रेणी क्रम भी होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा श्रेणी क्रम यानी सीरीज में, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इस टॉपिक से विद्युत धारा का मापन, यहां से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे सब मैंने आपको करवा दिए हैं और इतना ही आपको पढ़ना है। इतना पढ़ लिया तो अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया तो इसी में से आपको मिल जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस को नोट करके अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिया। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे दिया है विभवांतर का मापन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे लिखा है विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। अब यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर। या फिर ऐसे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं या फिर किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो आपका आंसर होगा वोल्ट मीटर। अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यही यहां पे लिखा है कि विभवांतर को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे वोल्ट मीटर कहते हैं। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि यह बहुत अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। यानी जो वोल्ट मीटर है, यहां से मतलब किससे हो जाएगा? वोल्ट मीटर से। यानी वोल्ट मीटर बहुत अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है। और अभी हमने ऊपर अमीटर के बारे में पढ़ा था, यहां पे लिखा हुआ था कि यह एक कम प्रतिरोध वाला धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर होता है। देखिए जो अमीटर होता है इसका जो प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन जो वोल्ट मीटर है इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। साफ साफ यहां पे लिखा है कि यह बहुत अधिक प्रतिरोध वाला धारामापी होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद आगे क्या लिखा है? आगे यहां पे लिखा है कि किसी धारामापी के कुंडली के श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में उच्च प्रतिरोध जोड़ने तथा अंशांकित कर लेने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि किसी धारामापी के कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने तथा अंशांकित कर लेने पर यह वोल्ट मीटर में परिवर्तित हो जाता है। ये लाइन अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, यहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि परिपथ के जिन बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है वोल्ट मीटर के टर्मिनल को सीधे उनसे जोड़ दिया जाता है। अब इसके बाद यहां पे आती है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, यहां पे लिखी है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत यानी इनफाइनाइट होता है। यह भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका इनफाइनाइट भी रहेगा। तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है इनफाइनाइट यानी अनंत होता है। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, और पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार करवाया हुआ है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहां पे क्या लिखा है? आगे यहां पे लिखा है कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को उस चालक के समांतर क्रम में यानी पैरेलल, ध्यान रखिएगा, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। अब यहां से मिलेगा आपको एक क्वेश्चन, क्या पूछा जाएगा आपसे कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को उस चालक के किस क्रम में जोड़ते हैं? 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिसमें समांतर क्रम भी आपको लिखा हुआ मिलेगा और करेक्ट आंसर समांतर क्रम ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक यहां पे डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहां पे लिखा V = IR, ये तो एक फॉर्मूला होता है जहां पे V क्या है? V यहां पे विभवांतर आपका होगा, I यहां पे धारा, R यहां पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, ये फॉर्मूला यहां पे लिखा हुआ है। तो देखिए विभवांतर का मापन, यहां से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे इस टॉपिक से एक एक क्वेश्चन करवा दिया है
और अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर देखने को नहीं मिलेगा। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो पढ़ाया है उसको आपको अच्छे से पढ़ना भी होगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि दिया है ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो आप लोगों ने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, ओम का नियम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ओम्स लॉ। तो चलिए देखते हैं आखिर ओम का नियम होता क्या है। तो यहां पे लिखा है यदि चालक की भौतिक अवस्था, क्या लिखा है, यदि चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। ठीक है, समानुपाती, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं अनुक्रमानुपाती होती है। देखिए कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, मैं आपको बता दूं, देखिए अनुक्रमानुपाती और समानुपाती ये दोनों एक ही हैं। यहां पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, अनुक्रमानुपाती को अलग समझते हैं और समानुपाती को अलग समझते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अनुक्रमानुपाती और समानुपाती दोनों सेम है। यहां पे आपको समानुपाती की जगह अनुक्रमानुपाती भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा ये दोनों सेम होता है। अलग क्या होता है, अलग होता है व्युत्क्रमानुपाती, जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो अलग होता है, लेकिन अनुक्रमानुपाती और समानुपाती ये एक ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए ओम का नियम ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना। यहां पे लिखा है यदि चालक की भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था से मतलब जैसे लंबाई, मोटाई, तापक्रम स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा की प्रबलता I चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर V के समानुपाती होती है। यानी हम इसको लिख सकते हैं V समानुपाती I, ये लिख सकते हैं, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपका हो जाएगा। या फिर जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो आपका लिखा समानुपाती का साइन लगा है, देखिए ये जो साइन आपका लगा हुआ, जब ये यहां से हटेगा तो यहां पे एक नियतांक आएगा, तो क्या हो जाएगा V इज इक्वल टू I और यहां पे एक कांस्टेंट आएगा R। ध्यान रखिएगा, देखिए यहां पे अर्थात लिखा हुआ है V समानुपाती I, फिर यहां पे देखिए जो यहाँ पे साइन लगा है समानुपाती का, इसको हटाया गया तो यहाँ पे क्या मिला, V इज इक्वल टू I और यहाँ पे R एक कांस्टेंट आया है। जहां पे R देखिए लिखा है, यहाँ R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए R यहाँ पे एक कांस्टेंट है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आगे यहाँ पे क्या लिखा है, आगे यहाँ पे लिखा है विभवांतर V तथा धारा की प्रबलता I के बीच खींचा गया ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो चालक ओमीय कहलाता है। यहां से बनेगा एक क्वेश्चन, आपसे सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विभवांतर V तथा धारा की प्रबलता I के बीच खींचा गया ग्राफ यदि सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है तो चालक ओमीय कहलाएगा, अनओमीय कहलाएगा, और दो ऑप्शन आपको और दे दिए जाएंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, ओमीय कहलाएगा, यानी ओमीय कहलाता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है तथा यदि यह सरल रेखा प्राप्त नहीं होता, मतलब सरल रेखा नहीं प्राप्त होता तो चालक अनओमीय कहलाता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है। और मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा कि ओम का नियम केवल धात्विक चालकों तथा मिश्र धातु चालकों के लिए ही सत्य है, ध्यान रखिएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ओम के नियम में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको यहां पे बता दी। देखिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि V समानुपाती I यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपका होता है। जब इसको सॉल्व करते तो हमें यहाँ पे V इज इक्वल टू I R मिलता है, जहां पे R क्या होता है, R एक कांस्टेंट यानी नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये जो R है, जो यहां पे जो प्रतिरोध है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे R ये कांस्टेंट है यानी नियतांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका मान चालक के आकार यानी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल
पदार्थ व ताप पर निर्भर करता है। यह भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो यह हो गया ओम का नियम। जितना मैंने आपको पढ़ाया बस इतना ही आपको पढ़ना है। अगर इतना पढ़ लेंगे तो यहीं से आपको सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक यहां पे देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका यहां पे दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो ये भी टॉपिक आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से कई क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या हुआ है। तो यहां पे लिखा हुआ है कि किसी चालक का प्रतिरोध किसी निश्चित ताप पर उसकी लंबाई व अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर अग्र प्रकार से निर्भर करता है। तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है कि किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती से मतलब हो जाएगा समानुपाती होता है। देखिए अनुक्रमानुपाती बोलिए चाहे समानुपाती बोलिए, बात एक ही होगी। अभी ऊपर ही मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो अनुक्रमानुपाती को अलग समझ लेते हैं और समानुपाती को अलग। तो देखिए समानुपाती और अनुक्रमानुपाती एक ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध R उस चालक की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको हम लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये आपका हो जाएगा और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। यही आपका यहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि प्रतिरोध R चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए व्युत्क्रमानुपाती ये अलग होता है। व्युत्क्रमानुपाती से मतलब होता है उल्टा, ये आपको ध्यान रखना है। यानी प्रतिरोध R चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। हम ऐसे इस रिलेशन को लिख सकते हैं और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा। देखिए इक्वेशन फर्स्ट आपका है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, यानी R समानुपाती या फिर R अनुक्रमानुपाती L, ये आपका दिया हुआ है। और फिर इक्वेशन नंबर सेकंड जो है R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A, यानी R व्युत्क्रमानुपाती 1/A, ये आपका दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए R यहां भी तो क्या आ जाएगा, R आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे साइन लगाएंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, देखिए पहले इक्वेशन में यहाँ पे L है और दूसरे में यहाँ पे देखिए ये 1 और फिर अपॉन में A है। तो देखिए 1 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, यानी R। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। और देखिए दूसरे इक्वेशन में यहाँ पे A है तो A यहाँ पर रहेगा। तो देखिए इस रिलेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। कैसे समझेंगे, देखिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पहले इसको समझिए, जो है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। फिर इसके बाद R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका A हो जाएगा। ऐसे आपको समझना है। मैं आपको बताता हूं डिटेल में कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है। इस रिलेशन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक बार मैं फिर से आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं कि किसी चालक का प्रतिरोध R उसकी लंबाई L के अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही इस रिलेशन का मतलब हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से समझिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे जब ये साइन हटेगा, प्रोपोर्शन का साइन लगा है, जब ये हटेगा तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यानी नियतांक आएगा। तो R इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा, ये रो का साइन है, RHO, रो का साइन यहाँ पे ये बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद L/A, ये हमें यहां पे मिलेगा। ठीक है, देखिए लास्ट में यही मिला हुआ है, R इज इक्वल टू रो
और L अपॉन A, जो कि इक्वेशन नंबर 3 है। और जहां पे रो एक नियतांक है, इसे चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जो विशिष्ट प्रतिरोध है इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है। मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूं। देखिए हमें यहां पे मिला क्या हुआ था, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब देखिए जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, आगे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा रो इज इक्वल टू R A और अपॉन में क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे R क्या है? R यहाँ पे रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ठीक है। फिर इसके बाद A यहाँ पे क्या है? तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह हम लिख सकते हैं मीटर और स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है, ठीक है। फिर इसके बाद अपॉन में L लिखा है, लंबाई, इसका मात्रक मीटर, ये मैंने यहां पे लिख देता हूं, मीटर, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए यहां पे ऊपर मीटर स्क्वायर है, नीचे मीटर, तो 1 मीटर से और ये 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल ओम मीटर, यही तो बचेगा। कितनी आसानी से हमने यहां पे निकाल लिया कि देखिए इसका मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है ना। इसका मात्रक यानी विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक ओम मीटर होता, जो कि मैंने आपको यहाँ पे निकाल के भी दिखा दिया है। तो ये आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद क्या लिखा? तथा इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। किसका? विशिष्ट प्रतिरोध का। इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। जो रो है इसका मान चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आगे यहां पे लिखा है कि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न लंबाइयों के तथा भिन्न भिन्न मोटाइयों के तारों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध जो होंगे वो समान होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है कि एक ही पदार्थ के भिन्न भिन्न लंबाइयों के तथा भिन्न भिन्न मोटाइयों के तारों के प्रतिरोध भिन्न भिन्न होंगे, परंतु विशिष्ट प्रतिरोध जो होंगे वो समान होंगे। फिर इसके बाद यहां पे आएगा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिखा है यहां पे कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। जो सिल्वर है इसका विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है सबसे कम होता है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, और 4 ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे जिसमें चांदी भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, यानी जो चांदी है यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। फिर इसके बाद क्रमशः तांबा, सोना तथा एल्यूमिनियम आते हैं, ये आपको ध्यान रखना। तो यहां से एक क्वेश्चन जो आपका बनेगा यही बनेगा, आपसे पूछा जा सकता है कि किस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है। ऑप्शन में आपको चांदी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जो चांदी है इसका विशिष्ट प्रतिरोध सबसे कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहां पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और दिया है, प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। क्या दिया है? प्रतिरोधकता का ताप गुणांक। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सीधे सीधे कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, समान रहती है, या फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो आपका आंसर क्या होगा कि किसी चालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता बढ़ती है, जो निम्न समीकरण द्वारा दी गई है। अब देखिए जो समीकरण है ये भी आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो यहां पे क्या लिखा है? ये रो का साइन है, रो, फिर इसके बाद कैपिटल टी इज इक्वल टू रो, फिर इसके बाद टी, और यहां पे ये 0 लिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसको हम पढ़ेंगे क्या? टी नॉट पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, क्या? टी नॉट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रो, फिर टी नॉट 1 प्लस एल्फा टी प्लस टी नॉट,
ये आपका यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। जहां पे अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल टू प्रतिरोधकता का ताप गुणांक और टी तथा टी नॉट यहाँ पे ताप है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट आपसे ये इक्वेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं आपको इतना डिटेल में इसीलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ पे कहीं से भी पूछे आ सकते हैं इस चैप्टर के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इस चैप्टर से क्या होता है, अकेले 3 से 4 क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है। तो ये भी टॉपिक मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया, जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध वाला था। जितना पढ़ाया है इतने में से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। नेक्स्ट टॉपिक दिया है विशिष्ट चालकता, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो चलिए देखते हैं विशिष्ट चालकता ये क्या होती है। तो यहां पे लिखा है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ध्यान रखिएगा, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता अथवा विद्युत चालकता कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स अथवा महो पर मीटर होता है। ये मात्रक आपसे पूछा जा सकता है। देखिए इसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन और रो, ये आपका होता है। ये रो है, यहां पे ध्यान रखिएगा, ये RHO रो का साइन यहां पे बना हुआ। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो। मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पे। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1 और अपॉन में क्या होता है, अपॉन में रो होता है। अब देखिए इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स होता है ना, तो देखिए सिग्मा इज इक्वल टू देखिए 1 होता है, 1 तो ऐसे ही रहेगा, और अपॉन में रो है। रो यानी विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। और विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक अभी हमने ऊपर ही निकाला था, क्या निकला था हमारा, ओम मीटर। तो हम यानी रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे ओम मीटर लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, ओम मीटर, ये हमें मिला। अब जब हम इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम मीटर और पूरे पर यहां पे लगेगा इनवर्स। ध्यान रखिएगा जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम मीटर इनवर्स, ऐसे यहां पे यूनिट निकाली जाएगी। या फिर आपको ये ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, ऐसे आपको लिखा हुआ मिल सकता है इसका मात्रक। देखिए क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है और पूरे पर इनवर्स है, तो ऐसे आपको ऑप्शन में लिखा हुआ मिल सकता है। या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि पूरे का इनवर्स है तो इसको अलग अलग करके जब लिखेंगे तो ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आपको लिखा हुआ मिल सकता है। तो जैसे आपके ऑप्शन में होगा वैसे आपको आंसर करना होगा, और दोनों ऑप्शन आपके एक साथ नहीं रहेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन रो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपसे पूछा जा सकता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपको पता चल गया होगा, इसका मात्रक ओम मीटर इनवर्स अथवा महो पर मीटर होता है, ये भी महो मीटर भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है कि किसी पदार्थ के लिए चालकता इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रतिरोधकता होता है। ठीक है, क्या होता है, 1 अपॉन प्रतिरोधकता। देखिए विशिष्ट चालकता, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो होता है, अभी ऊपर ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, या फिर चालकता गुणे प्रतिरोधकता इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू नियतांक, ये आपको मिलेगा। या फिर विशिष्ट चालकता गुणे विशिष्ट प्रतिरोधकता इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए इस टॉपिक में आपको यह ध्यान रखना है कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता अथवा विद्युत चालकता कहते हैं, और इसका मात्रक आपको याद होना चाहिए। यही आपसे पूछा जाएगा, मात्रक, और ये रिलेशंस जो आपके दिए गए ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा दिया है प्रतिरोधों का संयोजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से कई न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पे लिखा क्या हुआ है। यहां पे लिखा है कि व्यवहारिक जीवन में विद्युत परिपथ में अनेक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता होती है। इन प्रतिरोधों को संयोजित करने की 2 विधियां हैं। यानी यहां पे कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप यहां पे क्या दिया। फर्स्ट टाइप दिया है श्रेणी क्रम में, ये सब तो आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा होगा। श्रेणी क्रम जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इन सीरीज
ठीक है, क्या बोलते हैं इन सीरीज। तो चलिए देखते हैं श्रेणी क्रम ये क्या होता है। तो यहां पे लिखा है R1 R2 R3 डॉट 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 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अभी मैं आपको फिगर में डिटेल में समझाऊंगा। देखिए यहां पे R1 R2 R3 डॉट 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 इतने प्रतिरोध आपके दिए गए हैं चित्र में। देखिए ये R1, ये R2, ये R3, ये आपका दिया है। तो यही लिखा है कि R1 R2 R3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में चित्रानुसार जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध, जब इसका हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध यानी R इज इक्वल टू, जब हम इसको निकालेंगे तो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 जहां तक प्रतिरोध आपका दिया हो। यहां पे R3 तक दिया था तो R3 तक हमने यहां पे लिखा हुआ। तो यही लिखा है कि तुल्य प्रतिरोध सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर होता। अब इसके बाद वाली लाइन को समझिएगा, यहीं से हम डिसाइड करते हैं श्रेणी क्रम कैसे पहचाना जाता है। यहां पे लिखा है अतः श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। आप देखकर ही पहचान जाएंगे कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम। अभी मैं आपको इतना डिटेल में समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो क्या लिखा है, अतः श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का, देखिए R1 ये आपका पहला प्रतिरोध है, ये आपका पहला प्रतिरोध है, पहला रेजिस्टेंस ये है। तो यहां पे लिखा है कि श्रेणी क्रम में पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, देखिए पहला प्रतिरोध और ये इसका यहां पे दूसरा सिरा ये वाला है, ये दूसरा सिरा है, दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। तो R2 देखिए ये दूसरा प्रतिरोध और ये इसका पहला सिरा, तो इसी से ही तो जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम पहचानना बहुत ही आसान है और आपको बस यहाँ पे इतना ही समझना है। ये देखिए ये जो फॉर्मूला है, जब आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इज इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा डॉट 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 जहां तक आपका रेजिस्टेंस दिया हो। अब जैसे यहां पे R3 तक दिया था तो R3 तक हम यहां पे लिखेंगे, जैसे आपका रेजिस्टेंस दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, श्रेणी क्रम के लिए, सीरीज के लिए आपका ये होता, और इससे ज्यादा आपको यहां पे कुछ पढ़ना है नहीं इसमें बस। और तो आपने पहले भी पढ़ा होगा 10th में 12th में कई बार ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे आपका बन सकता है। आपको ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में किस प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, समान होती है, अलग होती है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आपकी यहां पे लिखी हुई है। फिर इसके बाद यहां पे लिखा है सेकंड पॉइंट कि प्रत्येक चालक के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है, यानी जो विभवांतर V की वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, अलग होती है, यानी प्रत्येक चालक के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है। और परिपथ का कुल विभवांतर सभी चालकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है, यानी जो परिपथ का कुल विभवांतर जो होता है वो सभी चालकों के विभवांतर के योग के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका यहां पे हो गया श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में आपको बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। पहचानने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, केवल इस लाइन पे फोकस कीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। और देखिए श्रेणी क्रम तो पहचानना बहुत ही आसान होता है, चित्र देख के ही आप पहचान जाएंगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको समझा दिया। अब इसके बाद हम देखेंगे समांतर क्रम। अभी मैं आपको समांतर क्रम समझा दूंगा ना तो आपका और यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। समांतर क्रम, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इन पैरेलल। तो चलिए देखते हैं समांतर क्रम ये क्या होता है। यहां पे लिखा है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ व दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ जुड़े होते। देखिए इस लाइन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, अभी आपको यहां पे समांतर क्रम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे, देखिए तीन प्रतिरोध यहां पे R1 R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस यहां पे दिए गए हैं। यहां पे लिखा है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और, देखिए ये वाला जो प्रतिरोध है इसका एक सिरा ये हो गया, ये जो R2 प्रतिरोध है ये वाला सिरा, और R3 प्रतिरोध है ये इसका एक सिरा। देखिए एक और ना, एक और एक साथ यहां पे, ठीक है।
वह दूसरे सिरे दूसरी ओर एक साथ, अब दूसरे सिरे देखिए R1 का ये दूसरा सिरा यहां पे, R2 का ये और R3 का ये, ठीक है, एक साथ जुड़े होते हैं ना, एक ही साथ जुड़े हैं ना, वैसे ही आपका यहां पे क्लियर हो गया। सिंपल सी बात यहां पे लिखी हुई है। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए 3 रेजिस्टेंस यहां पे हैं, R1 R2 R3, ये आपका दिया है। और समांतर क्रम में होता क्या है, समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ, ठीक है, सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ। तो देखिए सभी प्रतिरोध यानी R1 R2 R3, R1 का ये सिरा, R2 का ये सिरा, R3 का ये सिरा। देखिए समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ, देखिए सभी सिरे यहां पे एक और एक साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो इसके बाद दूसरे सिरे जो है, दूसरे सिरे ये देखिए, ये R1 वाला, ये R2 वाला और ये R3 वाला, ये भी दूसरी ओर एक साथ यहां पे जुड़े हुए हैं। बस इतना ही आपको यहां पे पहचानना था और इसमें कुछ है नहीं। तो ये समांतर क्रम पहचानने का तरीका होता है, मैंने आपको डिटेल में बता दिया। देखिए यही लाइन, बस एक लाइन आप अच्छे से लर्न कर लीजिए, समझ लीजिए, समांतर क्रम आपका यहां पे क्लियर हो जाएगा। अब आगे इसको देखिए, आगे यहां पे क्या लिखा, जब R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक प्रतिरोध दिया हो आपका, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में चित्रानुसार जोड़ा जाता है तो उनके तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ध्यान रखिएगा, उन प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के बराबर होता है। यानी जब हम इसका देखिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R, क्योंकि यहां पे व्युत्क्रम यानी उल्टा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, व्युत्क्रम यहां पे लिखा हुआ है। तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, और जहां तक प्रतिरोध दिया हो डॉट डॉट डॉट, वहां तक हम सॉल्व करते हुए चले जाते। तो ऐसे हम यहां पे तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। ये समांतर क्रम के लिए ये आपका फॉर्मूला यहां पे दिया है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट डॉट डॉट, जहां तक आपका दिया हो। तो समांतर क्रम तो पहचानना बहुत ही आसान है। 3 प्रतिरोध आपके दिए, साफ साफ यहां पे लिखा है कि समांतर क्रम में सभी प्रतिरोधों के एक सिरे एक और एक साथ जुड़े होते। देखिए जैसे ये R1 R2 R3, इसका एक सिरा यहाँ पे, R2 का एक सिरा यहाँ पे साथ में है, R3 का ये साथ में है ना जुड़े हुए। फिर जो दूसरा यहाँ पे, ये भी यहाँ पे, ये देखिए ये और ये एक साथ एक और जुड़े हुए हैं ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। सिंपल सी बात, बड़े आसानी से आप समांतर क्रम पहचान जाएंगे। बस इतना ही आपको ध्यान रखना और इसी के बेसिस पे आप बड़े आसानी से पहचान सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए इस क्रम में यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखिएगा, देखिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है ये संयोजन के प्रत्येक प्रतिरोध के मान से क्या होता है, कम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर सेकंड पॉइंट है कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो होता है वो समान होता है। और अभी हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा हुआ था, श्रेणी क्रम में हमें पढ़ा था कि प्रत्येक चालक के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होता है, लेकिन जो समांतर क्रम में आपका दिया है कि सभी प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर समान होता है। प्रतिरोधों के सिरों पर, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि चालक के सिरों पर विभवांतर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, यानी हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। और जबकि हमने यहाँ पे श्रेणी क्रम में क्या पढ़ा हुआ था, श्रेणी क्रम में हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लिखा हुआ था कि इस क्रम में यानी श्रेणी क्रम में जुड़े सभी चालकों में समान प्रबलता की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, ये आपका लिखा है। और समांतर क्रम में क्या लिखा, यहाँ पे प्रत्येक प्रतिरोध में लिखा हुआ है अलग अलग प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया समांतर क्रम। समांतर क्रम के बारे में मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, और श्रेणी क्रम के बारे में भी आपको बता दिया है, पहचानने का तरीका बता दिया, सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको डिटेल में बता दिए। बस आपको एक बार अच्छे से रिपीट कर लेना है। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी भी इस चैप्टर में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बचे हुए हैं थ्योरी पार्ट्स के, जो कि मैं आपको
नेक्स्ट वीडियो में फिनिश करवा दूंगा। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आज पढ़ाया है, आज के आज इसका रिवीजन कर लीजिएगा। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।